मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के बारे में देखा था कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होता है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे थे कि प्रीवियस ईयर में मतलब अभी तक एग्जाम में उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम कॉट सेगमेंट थ्योरम के बारे में जानेंगे और कॉट सेगमेंट थ्योरम में अभी तक एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कॉट सेगमेंट थ्योरम क्या है। देखिए, जैसे कोई एक व्रत है, ठीक, इसमें दो कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है जीवा, ठीक है, कॉर्ड मतलब होता है जीवा। तो एक जीवा मैंने ये खींचा, एक जीवा ये वाली खींची, ठीक है, दो जीवा लिया, ठीक है, इसका नाम ए बी और इसका सी और डी। ये दोनों जीवा एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों जीवा एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कॉर्ड सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सुनना, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो ए ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी होता है। ठीक है, ए ओ इंटू ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी इंटू ओ सी के बराबर होगा, ओ डी इंटू ओ सी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखिए प्रूफ इसका, यदि मैं इन दोनों पॉइंट को यदि आपस में मिला दूं, ध्यान से देखना, इन दोनों पॉइंट को यदि आपस में मिला दूं तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब दो लाइन खींची तो आपके पास दो ट्रायंगल बने। कौन कौन से ट्रायंगल बने? एक ट्रायंगल बना ओ ए डी, ओ ए डी, और एक ट्रायंगल बना आपके पास ओ सी बी, ओ सी बी, एक दूसरा ट्रायंगल बना। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, उसके बाद देखना, यदि आप AC को कॉर्ड मानो, AC को यदि जीवा मान लो, तो जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यदि आप AC को जीवा मानोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को मैंने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। क्यों? क्योंकि जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखना, यदि आप BD को जीवा मानोगे, यदि आप BD को जीवा मानोगे तो BD द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होगा। तो BD द्वारा परिधि पर कौन कौन सा? ये वाला एंगल बना और ये वाला एंगल बना, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है, तो हम प्रॉपर्टी ए के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ए मतलब एंगल 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 के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAD समरूप है, सिमिलर है किसके? ट्रायंगल OCB के, ट्रायंगल OCB के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सभी क्रॉसपॉन्डिंग रेशो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग रेशो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब OD अपॉन में OB, OD अपॉन में O, ये O है और ये B, OD अपॉन में OB का रेशो किसके बराबर होगा? OA अपॉन में OC के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग रेशो आपस में बराबर होते हैं। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? ये वाली साइड है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तो ये दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो इस रेशो को यदि क्रॉस गुना करोगे तो OA इंटू OB बराबर हो जाता है OC इंटू OD, OC इंटू OD। तो यही आपको प्रूफ करना था कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD के बराबर होता है। ठीक है, तो आया समझ में कॉर्ड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस पे अब क्वेश्चन कैसे आता है और इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ किस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या देके रखा है?
दिए गए वृत्त में पी क्यू क्या है, एक जीवा है। जैसे आपको एक वृत्त दिख रहा है, उसमें पी क्यू क्या है, एक जीवा है। मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये पी क्यू एक जीवा है इस वृत्त की, ठीक है। ये पी है और ये क्यू एक जीवा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 18 है। इस पी क्यू की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ए बी एक लंब सम द्विभाजक है। लंब सम द्विभाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी एक लाइन है जो इस पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। तो पी क्यू ए बी क्या है, ए बी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये ए बी यदि एक लाइन खींचो आप, ये लाइन इस पर क्या होगी, ये ए और ये बी। ए बी एक लाइन है जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मतलब यदि इस पॉइंट को यदि मैं एम मानूँ तो पी से एम की दूरी और एम से क्यू की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। पी क्यू एम बिंदु पर काटता है, ठीक है। ए बी जो है पी क्यू को एम बिंदु पर काटता है। ए बी जो है पी क्यू को एम बिंदु पर काटता है, ठीक है। उसके बाद पूछा आपसे एम बी, एम से बी को आपको कितना देके रखा है, 3। एम से बी आपको कितना देके रखा है, 3, ठीक है। अब आप देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये पी क्यू टोटल कितना है, 18 है। 18 है तो 9 यहाँ पर होगा और 9 यहाँ पर होगा। 18 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में, तो 18 का दो बराबर भाग मतलब 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर हम लगाते हैं अब कॉट सेगमेंट थ्योरम। कॉट सेगमेंट थ्योरम यदि इस पर लगाओगे तो ए बी एक जीवा है और पी क्यू एक जीवा है। ये दोनों जीवा एक दूसरे को एम पॉइंट पर काटते हैं। तो कॉट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ए एम इंटू एम बी किसके बराबर होगा, पी एम इंटू एम क्यू के बराबर होगा। पी एम इंटू एम क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ए एम आपको पता नहीं तो इसको एक्स मान लो, तो ये एक्स हो गया, इंटू एम बी कितना देके रखा है, 3। पी एम 9 और एम क्यू कितना है, 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27। और एक्स क्या था आपका, ए एम। एक्स क्या था आपका, ए से एम की दूरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको निकालने क्या बोला उसने, आपको पूछा इस ए बी की लंबाई क्या है, इस ए बी की लंबाई क्या है। तो आप ध्यान से देखोगे कि जो ए बी है यदि इसको मैं दो पार्ट में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ए से एम प्लस एम से बी प्लस एम से बी। ए से एम आपने कितना निकाला, दैट इज 27, और एम से बी आपको कितना देके रखा है, +3। तो ये कितना आ गया, टोटल 30 सेंटीमीटर, टोटल 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, ठीक है। आया समझ में किस तरीके से कॉट सेगमेंट थ्योरम का यूज़ करोगे, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को ई पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और परस्पर क्या है, लंबवत है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम दो कॉर्ड बनाते। देखिए ये ए बी एक कॉर्ड है, ये सी डी एक कॉर्ड है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। रेखाखंड ए ई और ई बी, ए ई और ई बी की लंबाई, ए ई और ई बी तथा ई डी की लंबाई 2, 6 और 3 है। ये 2 है, ये 6 है, ठीक है। और ई डी, ई से डी कितना है आपका, 3 है। ई से डी कितना है आपका, 3 है। तो आपको वृत्त का व्यास बताना है, आपको वृत्त का क्या बताना है, व्यास बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अभी आपसे मैं पूछूं कि आपको ए ई पता है, ई बी पता है, ई डी पता है, तो ई सी बता पाओगे, ठीक है। तो आप बड़ी ही आसानी से बोल पाओगे कि सर सेगमेंट थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। सेगमेंट थ्योरम से क्या होगा, x इंटू 3 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 6, ठीक है। क्योंकि दो
कॉर्ड एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे, तो x इंटू 3 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 6 के बराबर होगा। तो इसको यदि काटे तो ये कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इस डायग्राम को मैं एक बार यहाँ फिर से बनाता हूँ। ये आपका सेंटर O है, ठीक है। चलो देखिए, ये AB और ये है आपका CD, ठीक। ये क्या है, यदि मैं वृत्त से इस O से C पॉइंट को मिला दूँ तो ये क्या है, रेडियस, ठीक है। और वृत्त से इस C पॉइंट को मिला दूँ तो ये भी क्या है, इसका रेडियस, ये भी क्या है, इसका रेडियस, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यदि मैं, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर यदि लंब डालते हैं तो केंद्र से जीवा पर लंब डालते हो, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो ये जीवा, ये CD वाली जीवा की लंबाई कितनी है देखना, 4 और 3 7 है, 4 और 3 7 है, मतलब टोटल कितना है 7 है। तो जैसे आपने इस पर परपेंडिकुलर खींचा तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3.5 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में मतलब CD की लंबाई कितनी आपकी, CD की लंबाई 4 और 3 7 है, तो 7 का आधा 3.5, मतलब ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई कितनी आएगी 3.5, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद देखना, फिर से मैंने क्या करा, इस O से AB पर लंब डाला, O से AB पर लंब डाला। फिर से वही वाली बात कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जीवा की लंबाई कितनी है, 2 और 6 8, टोटल कितना है 8, तो ये कितना होगा 4, और ये वाला कितना होगा 4, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, ठीक है। और ये इतना पोर्शन आपको कितना दे के रखा है, A से E कितना दे के रखा है, ये वाला पॉइंट E है, A से E आपको कितना दे के रखा है 2, तो ये पूरा 4 है, तो 4 में से 2 गया तो ये वाला पॉइंट कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा, ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल देखना OEC देखिए, ट्रायंगल OE नहीं, इसको यदि M पॉइंट दे दो तो OMC देखो, OMC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, OMC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और OMC में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, कर्ण का वर्ग मतलब R² बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग मतलब 7/2 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। R² ऐसा का ऐसा 49/4 प्लस 4, R² बराबर 49, 4 चौक 16/4, तो R² बराबर हो गया आपका 65, इसके ऊपर √/4, जब रूट हटाओगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी √65/2, √65/2। आपसे क्या पूछा, डायमीटर पूछा, आपसे क्या पूछा, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो D बराबर क्या होगा 2 × R, तो R की वैल्यू कितनी है √65/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D बराबर कितना आएगा √65, और यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे करा। सबसे पहले आपने इस EC की वैल्यू निकाली, कितना आया 4, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लगाया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा की लंबाई कितनी टोटल, तो मैंने देखा जीवा की लंबाई 4 और 3 7 है, तो ये इस पे लंब डाला तो लंब से इधर 3.5 होगा, लंब से इधर 3.5 होगा, मतलब ये इतनी वाली भुजा कितनी हो गई 3.5। सेम प्रॉपर्टी मैंने दूसरी जीवा पर अप्लाई करा कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक। तो अब AB की टोटल लंबाई कितनी है, तो आप देखोगे 2 और 6 कितने होते हैं 8, मतलब ये AB की लंबाई 8 है। तो यहाँ पर आपने लंब डाला तो लंब के इधर 4 और लंब के इधर 4, ठीक है। और इतना सा पोर्शन आपको 2 दे के रखा था,
इतना सा पोर्शन यदि 2 है तो ये वाला भाग कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल कितना है, ये टोटल 4 है, तो 4 में से 2 गया तो इतना सा पोर्शन में कितना होगा, 2। ये यदि 2 होगा तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो जैसे मुझे 90 डिग्री एंगल देखा तो मेरे दिमाग में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आया। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से मैंने इसको आसानी से निकाल लिया। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। तो एक बार यदि इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त तथा ए बी केंद्र वाले 2 वृत्त है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब इंटरनली दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। एक वृत्त का केंद्र कितना है, ए, दूसरे वृत्त का केंद्र कितना है, बी। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरनली स्पर्श करते हैं, इंटरनली क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, ए बी का लंब सम द्विभाजक, ए बी का लंब सम द्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो बड़े वाले वृत्त को, इस वृत्त को पी क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका लंब सम द्विभाजक मतलब यहाँ से यदि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है, ए बी का लंब सम द्विभाजक मतलब यहाँ से यदि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये बड़े वाले वृत्त को पी और क्यू पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो ये बड़े वाले वृत्त को पी और क्यू पर क्या करता है, स्पर्श करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये ए जो है बड़े वाले वृत्त का केंद्र है और ये जो बी जो है ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र है, यदि मैं ए से पी को मिला दूं, तो ए से यदि पी को मिला दूं तो ए से पी की दूरी क्या होगी, 5 होगी। ए से पी की दूरी क्या होगी, 5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ए से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो भी आप बोलोगे 5 होगी। ए से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, अच्छा, बी से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। बी से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 3। तो यदि मैं आपसे दोनों केंद्र के बीच की दूरी पूछूं, यदि आपसे दोनों केंद्र के बीच की दूरी पूछूं तो टोटल 5 है। इस 5 में से 3 गया तो ये ए से बी की दूरी कितनी आ गई, ए से बी की दूरी आपकी आ गई 2। ए से बी की दूरी कितनी आ गई, 2। और ए से बी की दूरी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये वाला पॉइंट 1 होगा और ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, 1 होगा। ये वाला पॉइंट 1 होगा तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, 1 होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये वाला पॉइंट भी 1 है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं एम नाम दूँगा। ठीक है, तो ए से एम की दूरी भी उतनी होगी जितनी एम से बी की दूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर मतलब 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है। तो ए बी की लंबाई कितनी है, 2। ठीक है, तो एम इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट मतलब ए से एम की दूरी और एम से बी की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। दोनों क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 2 का आधा कितना होता है, 1 और 1। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं, देखना यहाँ पर ट्रायंगल ए पी एम 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस मतलब त्रिकोणमिति। तो क्या होगा, 5 का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो 5 25 होते बराबर पी एम का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। तो पी एम का स्क्वायर कितना होगा, 25 में से 1 गया तो 24। ठीक है, तो ये अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24 और अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 हो गया। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपसे क्या पूछा, पी क्यू की लंबाई पूछी, पी क्यू की लंबाई पूछी, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, देखना ध्यान से, पी क्यू बराबर होगा पी एम का 2 गुना, क्योंकि पी एम क्या इसका मिड पॉइंट है, एम क्या इसका मिड पॉइंट है। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ पी एम, 2 टाइम्स ऑफ पी एम। ठीक है, 2 इंटू पी एम की वैल्यू निकाली आपने 20√4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो इसको लिख सकते हो 2√6। 24 को कितना लिख सकते हो, 2√6, और दैट इज 4√6 आपका क्या जाएगा, आंसर। 4√6 आपका क्या जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था।
ये वाला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट भी दिया था और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व नहीं करा। ठीक है, आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व नहीं करा, उसका बहुत कम रिस्पॉन्स आया। ठीक, तो यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है तो इससे आपका ही घाटा है। ठीक है, तो आप वीडियो को भी देखिए और साथ साथ जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उन असाइनमेंट को भी सॉल्व करिए। वो असाइनमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो असाइनमेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब वो सारे क्वेश्चन आ चुके और जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके रिगार्डिंग ही असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उसके रिगार्डिंग असाइनमेंट देता हूँ कि उससे एसएससी या अदर एग्जाम में किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप उससे फेमिलियर हो जाओगे कि हाँ इस टर्म्स में उसने क्वेश्चन पूछ चुका है और इस टर्म को पूछने के बाद हम इसको कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक बार वीडियो को देखने के बाद उन असाइनमेंटों को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, तो एक बार कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इन असाइनमेंटों को सॉल्व करें। ठीक है, और ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था और मुझे इसका आंसर अभी तक किसी से नहीं मिला। ठीक है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, किसी ने भी असाइनमेंट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करा। ठीक है, तो आई होप मेरे बोलने के बाद यदि आप सॉल्व करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर्टी को लगाना सीख जाओ। ठीक, आप सोच रहे होंगे सर ज्योमेट्री के इतने सारे लेक्चर क्यों बना दिया आपने। ठीक है, और आप ये भी देखो कि मैं हर एक लेक्चर में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आ चुके अभी तक एग्जाम में, उस प्रॉपर्टी पर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके, मतलब हम किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते, मतलब किसी भी चैप्टर को हम हल्के में नहीं ले सकते कि सर इसको छोड़ देते इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, आप अभी तक देख लो, मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर बनाए सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लाया हूँ। ठीक है, सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लाया हूँ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री एक छोटा मोटा चैप्टर नहीं, ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और यदि इससे क्वेश्चन बन गए तो आपके कम से कम ये हर किसी स्टूडेंट की बस की बात नहीं होती ज्योमेट्री। मेरी बात सुनना, हर किसी स्टूडेंट की बस की बात नहीं होती ज्योमेट्री। ठीक, यदि किसी ने इसके क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए तो ये इसके लिए अदर पावरफुल टूल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स के दो पोर्शन होते हैं, अर्थमेटिक पोर्शन होता है और एक एडवांस पोर्शन होता है। ठीक, ये है एडवांस पोर्शन और अधिकतर बच्चों की कमांड अर्थमेटिक में होती है, अधिकतर बच्चों की कमांड अर्थमेटिक में होती है, एडवांस में नहीं होती है। ठीक, तो आपकी के लिए अच्छी बात है कि आपकी एडवांस में भी पकड़ होगी और अर्थमेटिक में भी पकड़ है, तो आप 100% गिवन कर पाओगे, 100% दे पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। ठीक, और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ कृपया उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और जाएगा भी तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज़ को बेसिक से पढ़ के रखा है। ठीक, तो ऐसा दिमाग में मत लाना कि सर ये चैप्टर इतना लंबा क्यों जा रहा है। ठीक है, हमको एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं कभी भी। ठीक है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इस चैप्टर को कभी मत पढ़ना। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना उसको। ठीक है, अदरवाइज मत पढ़ना। ठीक, तो मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और इन लेक्चरों को अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं दूँ उसको कृपया करके आप सॉल्व करिए और मुझे उसका रिस्पांस बताइए। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या व्हाट्सअप करिए। ठीक है, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे डील करोगे। ठीक, तो इतना मैं कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी कुछ फीडबैक की अपेक्षा में रखता हूँ। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो कुछ फीडबैक की अपेक्षा मैं भी आपकी तरफ से रखता हूँ कि मैं जो असाइनमेंट दूँ कि वो आप प्रॉपर तरीके से करोगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और आपके फ्रेंड सर्कल को भी फ़ायदा मिले। ठीक, ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे कि जितना बेसिक तरीके से कराया जाए। बात समझना, ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेगा कि इतना बेसिक तरीके से और इतना डीप नॉलेज से कराया जाए। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हो कहाँ से क्या करवाते अदर कोचिंग्स वाले, ये मैं बता देता हूँ। आपका जो इनर सेंटर था, सर्कम सेंटर था, वो करवा के ज्योमेट्री ख़त्म हो जाती है। अधिकतर किसी भी कोचिंग वालों के नोट्स उठा के देख लेना, इन सर्कल और सर्कम सेंटर दोनों करवा के प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, ज्योमेट्री ख़त्म हो जाती है, इसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक ही उसकी रेंज रहती है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट पढ़ा है। ठीक है, अभी एक और लेक्चर बनाऊंगा मैं, सर्कल का लास्ट लेक्चर देगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक, देखते से आंसर आएगा।
और मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर टेंजेंट डिसाइड करने के बाद डायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते, ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते, सब सिंपल है, ठीक है। बस एक बार समझने की ज़रूरत है। आप सोचते हो सर हमको ये चीज़ नहीं आता, आप लोग क्या सोचते हो सर हमको ये चीज़ नहीं आता तो हम काय के लिए पढ़े, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ पहली बार पढ़ते हो आप, लाइफ में हर चीज़ पहली बार पढ़ते हो, और जो पहली बार पढ़ता है ना तो वो चीज़ उसको अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। जो लाइफ में जो चीज़ आप पहली बार पढ़ते हो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ये आपके लिए नया है तो इसको अच्छे से समझो, ये फ़ायदे का सौदा है, कोई भी घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए अदर हेल्प बन के आएगा एग्ज़ाम में, ठीक, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, ठीक। अधिकतरों का एडवांस बहुत वीक रहता है, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक। अधिकतरों का एडवांस बहुत वीक रहता है, तो यदि आप एडवांस में भी पावर बना लोगे, अर्थमेटिक में तो पावर है ही, एडवांस में भी यदि पावर बना लोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं रोक सकता, ठीक है। आप एसएससी का हर एक पेपर देख लो, उसमें एडवांस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, एडवांस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो आइए इतने प्रवचन के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। जो बोलते जाए समझो क्वेश्चन को डील कैसे करना, पहले तो सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सर बोलो सर ये आपको तो याद हो जाएगा, आप तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाते हो, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को भी हो जाएगा जब आप एक बार उसको कंटिन्यू अच्छे से पढ़ोगे। तो एक बार प्रैक्टिस इसलिए करने बोलता हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। एक सवाल को यदि 10 बार करो तो आँख बंद करके भी उस सवाल को आप सपने में कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ सारी प्रैक्टिस से होती है। आप सोचते हो कि सर आप लोग तो देखते से डायग्राम बना देते हो, ठीक। तो ये हमको भी एकदम से नहीं आया, हमने भी इसकी प्रैक्टिस करी है बार बार, तब जाके इस लेवल तक उसको बना पाए, ठीक। तो प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अपने आप को क्या करोगे, आप परफेक्ट करोगे, ठीक है। तो आगे देखते द टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लेंथ 2a एंड 2b, ठीक है। दो कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी दे के रखी है, 2a और 2b, ठीक है। तो सबसे पहले दो कॉर्ड बना लो आप, चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। दो कॉर्ड बनाना है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दोनों कॉर्ड भी बना रहे हो, दोनों कॉर्ड आपस में क्या परस्पर लंबवत। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, परस्पर लंबवत। तो सर ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, लंबवत है, ठीक है। कभी कभी आपका भी दिमाग में ये आता होगा, बोले सर आपने ये वाली कॉर्ड यहाँ से क्यों बनाई, यहाँ क्यों नहीं बना दी, ठीक है। तो ऐसा आपके दिमाग में क्यों नहीं आता, सुनो। यदि आप एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसके बाद आपके पास भी ये दिमाग में आ जाएगा कि कॉर्ड परस्पर लंबवत बोला तो इस तरीके से बना, इधर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को जल्दी भी तो करना है ना, क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी भी करना है, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप पहली बार कर रहे हो तो इतना टेंशन में मत करा करो कि सर इसको इधर क्यों नहीं बनाया, इसको इधर क्यों नहीं बनाया। एक बार देख लो, उसके बाद आप इसको खुद कर पाओगे, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सर इससे दो कॉर्ड बोला, दो कॉर्ड परस्पर लंबवत है, मतलब ऐसे ही डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। तो इतना लोड मत लो कि सर आपने ऐसा एकदम से बना दिया, हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में अब से आ जाएगा, यदि आपने ये देख लिया इसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा कि यदि दो कॉर्ड बोले और दोनों कॉर्ड आपस में परस्पर लंबवत है तो उसका मतलब आप वो ये वाली चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 2a, और इस वाले कॉर्ड की लंबाई कितनी है, दैट इज ए 2b, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच द कॉर्ड इंटरसेक्शन, कॉर्ड इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट कॉर्ड इंटरसेक्शन, कॉर्ड इंटरसेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ C, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस सर्कल का जो सेंटर है इसकी बीच की दूरी आपको कितना दे के रखा है, C, इसकी बीच की दूरी आपको कितना दे के रखा है, C दे के रखा है, ठीक है। इसकी बीच की दूरी आपको C दे के रखा है। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है। चलो इसके बाद देख डील करते, यहाँ तक आ गया। आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले रेडियस देखो, रेडियस इस डायग्राम में कहाँ है, तो O से यदि इस पॉइंट को मिला दो, इसको नाम दे दो AB और ये CD, ठीक है। तो A से इस पॉइंट को मिला दूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस। O से इस पॉइंट को मिला दूँ तो ये भी क्या होगा, इसका रेडियस, ठीक है। इस रेडियस को मैं R नाम दे देता हूँ,
यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करोगे, देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे है, सिंपल है एकदम। ये सेंटर है, ये जीवा है, तो सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब बोलो, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा की लंबाई कितनी है 2b, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी b, ये वाली लंबाई कितनी होगी b। आया कि नहीं आया। r दे के रखा है, b दे के रखा है, 90 डिग्री दे के रखा है। तो यदि मैं ये वाली साइड पूछूँ तो आप क्या बताओगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे कर रहा हूँ मैं, पाइथागोरस लगाया इसमें, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दूँ और उसके ऊपर रूट लगा दूँ तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, उसके ऊपर रूट लगा दूँ तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा दिमाग थोड़ा आपका भी चलने लग जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग में भी ये सब ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। फिर आप नए क्वेश्चन खुद ही हैंडल करना चालू कर दोगे, ठीक है। पहली बार पढ़ोगे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आएगा समझ में, ये जरूर, ये पक्का वादा है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी यहाँ लगाई वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो। ये सेंटर है, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी पूरी a है, तो 2 है, तो ये वाली कितनी होगी a। यदि मैं आपसे ये वाला पूछूँ तो ये वाला साइड कितना होगा, ये वाला साइड कितना होगा, ये वाला साइड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इतने से फिगर को मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, देखिए। ठीक, ये आपका पॉइंट, इसको एम नाम दे दो, ये एम वाला पॉइंट हो गया, ये ओ केंद्र हो गया, और ये पॉइंट आपका दे दो पी, इस पॉइंट को आप नाम दे दो पी, ठीक है। ये वाली साइड है आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली साइड है आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपको दे के रखा है सी। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। फिर दिमाग क्या चलेगा, पाइथागोरस लगा दो सर, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे तो सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर। तो r की वैल्यू यदि निकालना है तो अंडर रूट r की वैल्यू देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये पूरा अंडर रूट में है, अंडर रूट 2, यही क्या है इसकी रेडियस की वैल्यू, ठीक है। आपसे रेडियस पूछा था कि इसका रेडियस क्या होगा, यही क्या है इसकी रेडियस की वैल्यू। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये रिलेशन पूछा जाता है कि रेडियस और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, जहाँ ए क्या है इस कॉर्ड की आधी लंबाई, बी क्या है इस कॉर्ड की आधी लंबाई, और सी क्या है इस दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टू सर्कल विद द सेंटर ए एंड बी ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सर्कल है ए और बी जिसका रेडियस कितना है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट अ 2 पॉइंट सी और डी, ठीक है। एक दूसरे को सी और डी पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए सी और बी सी आर द टू टेंजेंट, ठीक है। ए सी यहाँ से यदि ए से सी को मिला दो तो ए सी और ये बी सी, ठीक है, बी सी से लाइन खींच दो, ये दोनों क्या है इसके टेंजेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या है टेंजेंट है। आपको इस कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड मतलब जीवा, इस कॉमन कॉर्ड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस वृत्त के लिए ये वाली लाइन क्या है जीवा, ये बड़े वाले वृत्त के लिए ये सी डी क्या है जीवा, और छोटे वाले वृत्त के लिए भी क्या है सी डी क्या है जीवा, मतलब दोनों के लिए क्या है कॉमन कॉर्ड, दोनों के लिए क्या है कॉमन कॉर्ड। तो इस कॉमन कॉर्ड की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला है एक सेंटर ए है एक सेंटर बी है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये ए के लिए क्या है, ये रेडियस है, और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3, और बड़े सर्कल का रेडियस कितना है
4, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 4, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों AC और BD क्या है, टेंजेंट है। तो आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। या फिर इस तरीके से देख लो, इस सर्कल के लिए भी ये सेंटर है और AC क्या है, टेंजेंट है। तो सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आप बोल पाओगे कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड आपकी कितनी होगी, 5 होगी। ये वाली साइड आपकी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ठीक है, आपको इस CD की लंबाई निकालना है। कैसे निकालोगे समझो, ये सेंटर है और ये CD क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। ये CD क्या है, कॉर्ड है। तो सेंटर से CD पर, कॉर्ड पर, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब इस पॉइंट को यदि M नाम दे दूँ तो C से M की दूरी और M से D की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये B है, ठीक है। B से ये CD क्या है, B के लिए कॉर्ड है। तो सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब C से M की दूरी और M से D की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यदि आप CM निकाल लो और उसका डबल कर दो, CM निकाल के उसका डबल कर दो, तो आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये CM की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखना। आपको राइट एंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, C से आपने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा D, C से एक परपेंडिकुलर खींचा D, तो इस BD की लंबाई क्या होती है, इस BD की लंबाई होती है AB इंटू AC, AB इंटू BC, AB इंटू BC अपॉन में AC, ठीक है। ये मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बता चुका हूँ कि ये BD यदि परपेंडिकुलर है, यदि ये BD परपेंडिकुलर है तो इस BD की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो AB इंटू AC, AB इंटू AC अपॉन BC, सॉरी AB इंटू BC अपॉन में AC, ठीक है। तो इसके बेस पर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखना, पहली बात, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C से M, यहाँ से B से D था, यहाँ से C से M, देखो तो ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो CM की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। CM की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 इंटू 4 अपॉन में 5, 3 इंटू 4 अपॉन में 5, ठीक है। वही करा ना, AB इंटू BC अपॉन में AC, AB इंटू BC अपॉन में AC मतलब 3 इंटू 4 अपॉन 5। इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो हो गया 12/5, 12/5। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, CD की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था CD की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम ऑफ CM, मतलब CM का यदि आप 2 गुना कर दो तो CD की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए CM की वैल्यू कितनी है आपकी, 12/5। तो 12 दूनी 24/5, इसको यदि कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, पॉइंट लगाओगे 0, 4.8, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.8। और इसके रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आप खुद ही क्लियर कर लोगे, ठीक है, कि इन क्वेश्चनों को कैसे डील करें, ठीक। तो इसके बाद में एक असाइनमेंट दूंगा आपको, तो उस असाइनमेंट को जरूर सॉल्व करिए। क्यों, क्योंकि उसमें इन सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं आज पढ़ाऊँगा उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट शीट पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाले कैसे हो गए, कॉर्ड सेगमेंट थ्योरम पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ चुके, वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में किस लैंग्वेज में आते हैं और आप इसको कैसे डील करोगे, ठीक। तो ये सॉल्व करना सीख गए, कैसे सॉल्व करा हमने इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट A एंड B, ठीक है। 2 सर्कल है, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते। इस AB की लंबाई कितनी है, 12। ये AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है दोनों के लिए। इस AB की लंबाई आपको कितनी दे के रखी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस AB की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दे के रखी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर, मतलब आपको ये वाला सेंटर है, इसको O1 नाम दे दूँ, इसको O2 नाम दे दूँ। तो O1 O2 के बीच की आपको दूरी बतानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस O से A को मिला दिया, ठीक है। क्यों मिला दिया, क्योंकि ये रेडियस है बड़े सर्कल की, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी दे के रखी है, 10, ठीक है। O से O2 से इस A को मिला दिया तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हो जाएगा। छोटे सर्कल का रेडियस कितना दे के रखा है आपको, 8, ठीक है। छोटे सर्कल का रेडियस कितना दे के रखा है आपको, 8, ठीक।
अब देखो सेंटर से ये कॉर्ड है, बड़े वाले के लिए भी ए बी कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए भी ए बी कॉर्ड है। तो सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम इसी तरीके से सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरी जीवा कितने की है, पूरा कॉर्ड कितने का है, 12 का है। ये वाला साइड कितना होगा, 6, और ये वाला साइड भी कितना होगा, 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक AO1, इसको यदि M नाम दे दूँ, ठीक है, तो AO1M और एक AO2M। ठीक है, तो आपको जब आप जैसे आपको 90 डिग्री दिख गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या आना चाहिए, पाइथागोरस। और पाइथागोरस की बात करें तो ट्रिपलेट पे प्री के सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ट्रिपलेट पे प्री के सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो 6, 8, 10 में एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, 8, 10 का एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक, अब ट्रिपलेट का यूज़ कैसे करोगे देखना, हर कहीं ट्रिपलेट का यूज़ मत होता, नहीं होता है, देखना मैं आज प्रूफ करके बता रहा हूँ कि दिख तो रहा कि सर इसमें ट्रिपलेट लग जाएगा, लेकिन ट्रिपलेट यूज़ नहीं होगा। मेरी बात सुनना, पहले मैं ट्रायंगल किसकी बात करता हूँ, AMO1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तीनों में सबसे बड़ी भुजा रहती है, वो क्या रहती है, कर्ण रहती है। इस ट्रिपलेट में सबसे बड़ा जो नंबर रहता है वो कर्ण रहता है। तो देखना 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो 10 सबसे बड़ी भुजा मतलब ये कर्ण है। ठीक है, ये 6 है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 8 होगी, मतलब O1 से M की दूरी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 6 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, आप बोलोगे 10, आप बोलोगे 10, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। अब गलत क्यों वो समझना, यहाँ पर कर्ण क्या है आपका 8, यहाँ पर कर्ण क्या है आपका 8, और 8 कर्ण हो सकता है कि इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, 8 कर्ण नहीं हो सकता ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। तो जल्दीबाजी में यहाँ पर 10 मत लिख देना, जल्दीबाजी में यहाँ पर 10 मत लिख देना, यही मैं आपको बताना चाहता था। इस क्वेश्चन को कराने का ये मतलब था, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ण आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 8, और यहाँ पर आपके ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कर्ण कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिपलेट नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पर आप सिंपल तरीके से निकाल लो। यदि इसमें यदि MO2 की वैल्यू निकालना है तो इसको आप पाइथागोरस से निकालो। कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर से निकालो। तो अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर मतलब 8 64 माइनस 36, ये कितना आएगा 12, 14, 6, 8, और ये आ गया आपका 2 रूट 28। ठीक है, रूट 28 आ गया। ठीक, और इस रूट 28 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 28 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 7, 2 रूट कितना लिख सकते हो 7, 2 रूट 7 लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या, उसने आपसे O1 से O2 की दूरी पूछी, O1 से O2 की दूरी पूछी। तो यदि मैं इसको दो टुकड़े में बांट दूँ तो O1M प्लस O2M, O1M प्लस O2M, पूरी O1 से O2 की दूरी होगी। O1M कितना है आपका 8, O2M कितना है आपका प्लस 2 रूट 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 प्लस 2 रूट 7, दैट इज ए आंसर, दैट इज आंसर। अब गलती से इसको जोड़ मत देना, 8 और 2 10। ठीक है, 8 और 2 10 कभी भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक इरेशनल नंबर है, इसके पीछे एक इरेशनल नंबर है, रूट वाला नंबर है, तो कभी भी 8 और 2 हमेशा नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इधर यदि रूट 7 होता तो 8 और 2 10 हो जाती, इधर यदि रूट 7 होता ये 8 और 2 मिलके 10 हो जाती है। कुछ गणित की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कॉमन। ठीक है, तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा, जिससे आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मैं भी कल या आज आपको असाइनमेंट शीट दे दूंगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए, इसी प्रॉपर्टी पर दूंगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पर दूंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप किस तरीके से करोगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू और ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो हमारे सर्कल का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, उसके बाद सर्कल फिनिश। ठीक, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ठीक, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।